आप सभी को नमस्कार प्रहलाद। मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। और उत्तराखंड एसआई का जो हम लोग कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, आज यहां पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने आपको यहां पर बताया था कि राज्य क्या है, ये राज्य क्या होता है, व्यक्ति कौन है, सरकार कौन है और सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो इन पर हमने बात करी थी। संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, संवैधानिकता क्या होती है, उन टॉपिक्स पर हमने चर्चा करी थी। साथ ही यह बताया था भारत में कौन सर्वोच्च है। क्या भारत में अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता है या ब्रिटेन की तरह भारत में संसदीय सर्वोच्चता है। हमने इन टॉपिक्स पर बात करी थी और कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से हमने ये जाना कि क्या वाकई भारत में इस तरह का कुछ शासन है कि जहां पर संसद सर्वोच्च हो या न्यायपालिका सर्वोच्च हो, और संसद के लिए कौन कौन से वो अनुच्छेद थे, और जो न्यायपालिका है वो बार बार जो आपका केशवानंद भारतीवाद है, जिसको हम जहां पर मूल ढांचा सिद्धांत यहां पर न्यायपालिका ने दिया था, तो मैंने बताया था। तो यहां पर क्या था, भारतीय संविधान में क्या था कि संसद और न्यायपालिका के बीच में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक संतुलन बनाया गया है। दोनों में से किसी को भी यहां पर सर्वोच्च नहीं बनाया गया है। तो यहां पर भारत में संविधान ही क्या था, सर्वोच्च था। और इस संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारतीय जनता से मिलती है, जो भारत की जनता है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसका आधार बनते हैं, उनको हम लोग ने जानना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले से आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने उन साथियों तक भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड ऐसा का जो हम लोग कंप्लीट निःशुल्क कोर्स करा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है, कि ये उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति के साथ को सही करने के साथ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा ये हम लोग लेके आए हैं कंटेंट। तो उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो आप लोग इतना हमारे लिए कीजिएगा कि उन लोगों का इससे क्या होगा, भला हो जाएगा। वो लोग भी क्या है, एक अच्छे कंटेंट को पढ़ लेंगे। तो कंटेंट आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरह से हमारा कंटेंट है। जितना भी तक आप लोगों ने हमारा चैनल देख लिया होगा, यहाँ पर जो भी हम लोग कंटेंट करा रहे हैं बिल्कुल एक जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो बात करेंगे आज भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या रहा भारत का संवैधानिक इतिहास, कहां से शुरुआत होती है भारतीय संविधान की, वो कौन सा अधिनियम था जिसको एक जीवाणु भी कहा जाता है, कि वो अधिनियम ही नहीं होता तो आगे को ये इस तरीके से कोई अधिनियम ही नहीं आता भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आती अगर वो जीवाणु अधिनियम ही नहीं होता। तो जानेंगे हम आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि 1599 में ब्रिटेन के कुछ जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, महारानी एलिजाबेथ के सामने एक प्रस्ताव पेश करते हैं। किसके सामने पेश करते हैं, महारानी एलिजाबेथ के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, एक कंपनी खोलने का प्रस्ताव रखते हैं कि हमको पूर्वी देशों के साथ क्या करना है, व्यापार करना है। पूर्वी देशों के साथ क्या करना है, व्यापार करना है। तो इसके लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है और ब्रिटेन की महारानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, अधिकार पत्र प्रदान करती हैं। और इसी को बोलते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। और आप सबको पता होगा कि 217 इसमें साझेदार थे इस कंपनी में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं इसको। 217 साझेदार थे। बात करें कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ इस कंपनी का पहला गवर्नर था। तो यही वो जीवाणु है
जिसके द्वारा आगे के एक राह खुलती है, जिससे और अधिनियम आते हैं, चार्टर एक्ट आते हैं। इसी को बोला गया है एक प्रकार का जीवाणु। अगर यही नहीं होता तो भारत में अन्य कोई अधिनियम या चार्टर एक्ट नहीं आता। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए, अधिकार पत्र था 15 वर्ष के लिए था, 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दिया कि जाइए आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। तो यह कंपनी 1608 में भारत आती है और अकबर के नाम से पत्र लेकर आती है, लेकिन अकबर की यहां पर डेथ हो चुकी थी 1605 में। तो बात करें कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस तो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का एक लेटर लेकर आया था, कब? 1608 में, और जहांगीर से मुलाकात करता है कहां पर? आगरा में। उसके बाद सर टॉमस रो एक व्यक्ति हैं, सर टॉमस रो, इनको भेजते हैं ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, और ये आते हैं 1615-16 में, जहांगीर से मुलाकात करते हैं अजमेर में। तो इस तरीके से भारत में कंपनी आती है और यही वो राजलेख है जिससे शुरुआत होती है भारत के संवैधानिक इतिहास की। अब बात करेंगे यहां पर 1726 ईस्वी के राजलेख की। तो इसके माध्यम से कोलकाता, आपका मद्रास और बंबई, तो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, इनको विधि बनाने की शक्ति दी गई, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई इस चार्टर के माध्यम से। 1726 के चार्टर के माध्यम से तीनों प्रेसिडेंसियों, कोलकाता, मद्रास, बंबई की जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, इनको विधि बनाने की शक्ति दी गई। और इससे पहले जो ये शक्ति थी विधि बनाने की, ये थी आपकी निदेशक बोर्ड में। किसमें थी? निदेशक बोर्ड में थी। और ये बोर्ड कहां था आपका? इंग्लैंड में था। तो 1726 में इस चार्टर के माध्यम से तीनों प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और इससे पूर्व ये जो शक्ति थी कानून बनाने की या विधि बनाने की, ये निदेशक बोर्ड में स्थित थी, जो कहां पर था? इंग्लैंड में था। आगे बात करेंगे कंपनी का शासन प्रारंभ होने के लिए कंपनी द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए, इनको जानना जरूरी है, जिनके द्वारा कंपनी ने बंगाल में प्रभुत्व स्थापित किया, फिर उसके बाद भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, धीरे धीरे पूरे भारत को कैप्चर कर लिया गया। और एक क्रिकेट मैच की तरह इन्होंने यहां पर युद्ध लड़े, इनमें हर एक को ये आउट करते चले गए और खुद को स्थापित करते चले जाते हैं। एक दौर वो आता है कि पूरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग 1757 के प्लासी के युद्ध की। किसके युद्ध की? प्लासी के युद्ध की बात करेंगे यहां पर हम लोग। तो 1757 का प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसके माध्यम से कंपनी ने बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करी। यहां पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और एक तरफ होते हैं आपके अंग्रेज। अंग्रेजों की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहां पर इन दोनों का युद्ध होता है, और जो मीर कासिम था वो धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, और यहां पर अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। इतिहासकार कहते हैं ये जो प्लासी का युद्ध था, असल में कभी लड़ाई ही नहीं गया। तो 1757 का युद्ध होता है, जिसके माध्यम से ब्रिटेन बंगाल पर कंपनी अधिकार कर लेती है। अगला आता है 1759 का युद्ध, बेदरा का युद्ध। आपका बेदरा का युद्ध आता है आपका। तो ये लड़ाता है डचों के बीच में। तो डच यहां पर बाहर हो गए, उससे पहले आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बाहर हो गया, 59 में आपके डच बाहर हो गए। तो इस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर करते चले जाएंगे अंग्रेज। 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को यहां से बाहर कर दिया, और फ्रांसीसी बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद आपका 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका। यह होता है आपका मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब आप कहेंगे कि साहब जब ये
अहमद शाह अब्दाली, मैं बताता हूं आपको मैं। तो यहां पर जानने वाली बात यह है कि इस युद्ध में किसी भी रूप से अंग्रेजों ने भाग नहीं लिया। किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में, जिसमें मराठे और अहमद शाह अब्दाली लड़ते हैं। बट क्या है कि इस पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। अहमद शाह अब्दाली यहां से चले गए वापस, मराठा शक्ति पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के मराठे भारत में, वो खत्म हो गए। कुछ कोशिश करते हैं दोबारा खड़े होने की, लेकिन हो नहीं पाते हैं। अंतोगत्ता आपस में लड़ते हुए मराठा शक्ति कमजोर हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली चले गया। तो पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। यदि आप आगे हम आधुनिक भारत की बात करेंगे, वहां पर हम समझेंगे मैप के माध्यम से कि किस तरीके से एकाएक जो मराठा है वो आधे से अधिक भारत पर कैप्चर कर लेते हैं मराठे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एकदम से वो आते हैं, एकदम से ही उनका पतन भी हो जाता है मराठों का। उसके बाद बात करेंगे 1764 के बक्सर के युद्ध की। यह बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध रहा बक्सर का युद्ध। इसमें त्रिपक्षीय गुट एक तरफ था। इस त्रिपक्षीय गुट में आपके कौन कौन थे, यह भी हमको जानना जरूरी है। त्रिपक्षीय गुट में आपका एक तरफ था आपका दिल्ली, दिल्ली से आपका थे शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था आपका। और एक था आपका अवध से, अवध से था आपका शुजाउद्दौला। और बंगाल से था आपका अपदस्थ शासक मीर कासिम। तो इन तीनों की सेनाएं एक तरफ थी और एक तरफ थे आपके अंग्रेज। तो मान सकते हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने धोखा दिया, गलत तरीके से युद्ध जीता। लेकिन बक्सर के युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों की सेनाएं लगभग 1 लाख सैनिक थे इनके पास, और इनके पास मात्र 10,000 सैनिक थे। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया? तो इन्होंने यहां पर अपनी योग्यता का परिचय दिया बक्सर के युद्ध में और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बक्सर के युद्ध के माध्यम से त्रिपक्षीय गुट की यहां पर हो जाती है हार। और बाद में 1765 में 2 संधियां की जाती हैं। 2 संधि होती हैं आपकी, दोनों होती हैं इलाहाबाद की संधियां। पहली होती है दिल्ली के बादशाह सालम द्वितीय से, और दूसरी होती है बंगाल के अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। इस तरीके से इन्होंने भारत को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, अवध को भी कैप्चर कर लिया। और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा। इसके अंदर इनका कोई प्रतिद्वंदी यहाँ बसता नहीं है और त्रिपक्षीय गुट की हो गई यहाँ पर हार। एक पूरी कमजोरी इनको समझ में आ गई कि किस तरीके से जो भारतीय राजनीति है, भारत में जो चल रहा है, वहां पर हम लोग कैसे अपना हित देख सकते हैं। ये अंग्रेजों को चल गया पता। अब बात करेंगे यहां पर कंपनी का शासन। 64 के बक्सर के युद्ध के बाद आता है कंपनी का शासन। 1773 से 1858 2 हिस्सों में यहां हम समझेंगे इस संवैधानिक इतिहास को पूरा। पहले पार्ट में हम लोग समझ रहे हैं कंपनी का शासन, दूसरे हिस्से में हम लोग समझेंगे 1861 से लेकर आपका 1947। इसको हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में, जहां पर हम पढ़ेंगे इसको ताज का शासन के नाम से। ताज का शासन इसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट में यहां पर कंपनी का शासन। इसको समझेंगे हम लोग किस तरीके से भारत में यहां पर ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है और संसद क्या करती है, धीरे धीरे कंपनी को खत्म करने का प्रयास करेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि 57 के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश सरकार डर गई और उसने जो है कंपनी को समाप्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम लोग जानेंगे किस एक्ट के माध्यम पहले से ही कोशिश की जा रही थी कंपनी को धीरे धीरे अपंग बनाने की, छीण करने की कंपनी कोशिश की जा रही थी। तो पहला इसमें पार्ट है कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक का, इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला आपका इसमें अधिनियम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। यहां पर क्या किया गया? लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया भारत में पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा काम क्या किया गया?
बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया उसको। अब क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग क्या था आपका? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था आपका ये। बात करें बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसियां कर देगी। तीनों प्रेसिडेंसियां इसके अधीन कर दी। तीनों कौन सी? बंगाल, जिसे हम कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसियां इसके अधीन कर दी गई। तो दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग ने काम किया, जिला कलेक्ट्रेट का पद बनाया। जिला कलेक्ट्रेट के पद का सृजन किया इसने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। और क्या काम था? राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था आपका ये। और कौन था पहला जिला कलेक्ट्रेट आपका? रॉल्फ सेल्डर पहला जिला कलेक्ट्रेट था आपका। इतना वो समझ में आ गया होगा। पहली बार भारत में लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया इस एक्ट के माध्यम से। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल रहते हुए जिला कलेक्ट्रेट यानी कि राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के पद का सृजन किया। और पहला कौन था? रॉल्फ सेल्डर था। माफ करिएगा, यहां पर गलत हो गई है। आपका कौन था? रॉल्फ सेल्डर पहला जिला कलेक्ट्रेट था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? 1774 में, इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी। क्या करी? उच्चतम न्यायालय स्थापित किया। और इसमें आपके 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं कुल 4 लोग थे। तो इसका पहला जो मुख्य न्यायाधीश था कौन था आपका? वो था आपका एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे कोलकाता उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी कोलकाता में। और इस अधिनियम द्वारा बंगाल का शासन गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गई और प्रशासक मंडल में अन्य 4 सदस्य क्लेवेरिंग, मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। तो यानी कि जो गवर्नर एक हो गया और 4 सदस्यों कुल ये गवर्नर और उसकी परिषद इसको कहा गया। तो 5 लोगों की परिषद थी। तो इतना कुछ आपका इस एक्ट के माध्यम से भारत में किया गया, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं अगला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पहली बात, इसको हम लोग जानते हैं बंदोबस्त कानून के नाम से, इसको भी ध्यान रखिएगा, बंदोबस्त कानून कहा जाता है इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। अब इस सेटलमेंट किस लिए आया था कि जो 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया। जो कमियां थी इसमें उसको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। गवर्नर जनरल और जो आपका उच्चतम न्यायालय था, दोनों के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया? दोनों को कार्यों को अलग कर दिया। इसके माध्यम से 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आपका आया था उसके माध्यम से इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इतना को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंपॉर्टेंट है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और क्या बनाया गया? यहां पर
BOD और BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो यहां पर काम संस्थाएं बनाई गई। BOD इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया यानी कि वाणिज्यिक कार्यों पर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से जो राजनीतिक कार्य थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि राजनीतिक कार्यों के लिए कौन सी थी, BOC, और BOD तो था आपका वाणिज्यिक कार्यों के लिए था। तो इसके द्वारा यहां पर इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया BOD BOC के माध्यम से, और इस प्रकार भारत में यह बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की जाती है, ये कंपनी में ही BOD और BOC। तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट था। एक तो कि जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा किनको, जिनको कैप्चर किया था कंपनी ने। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। दूसरा, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें निजी कंपनी के जो अधिकारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां पर क्या कर दिया गया, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका वाणिज्यिक कार्यों के लिए, और BOC जो हो गया राजनीतिक कार्यों के लिए था आपका ये। तो इसी को बोलते हैं द्वैध शासन यहां पर। और इसमें पहला काम कि जो ब्रिटिश अधीन जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश यानी कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या फिर ब्रिटिश अधिकाराधीन उनको क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में जो कंपनी जो कार्य कर रही थी उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण उसके साथ जो अब क्या करेगी, जो संसद है ब्रिटिश संसद, कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण उसको दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। अब बात करते हैं 1786 का अधिनियम। ये जो अधिनियम था आपका, ये कॉर्नवालिस की इच्छा से बन के आया था। कॉर्नवालिस की इच्छा से इस अधिनियम को लाया गया था। अब असल में जो कॉर्नवालिस था ये अमेरिकी क्रांति में वहां पर हार के आया था। अब इसको भेजे थे यहां, बोले अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझे अधिकार दो, आपने मेरी बात सुनी नहीं, अब मुझे आप जब वहां भेज रहे हैं तो मुझे कुछ पावर चाहिए। तो क्या काम करेगी ब्रिटिश सरकार, जो गवर्नर जनरल होगा इसको प्रधान सेनापति बना देगी। क्या बना देगी, प्रधान सेनापति बना देती है। और प्रधान सेनापति बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपका, कॉर्नवालिस था आपका। कौन था, कॉर्नवालिस पहला था प्रधान सेनापति बनने वाला। इसी की इच्छा से यह अधिनियम लाया गया था, 1786 का अधिनियम। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। यहां पर से आपके 4 चार्टर एक्ट हैं, 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का। तो इस तरीके से भारत में 4 चार्टर एक्ट लाए जाते हैं हर 20 साल के बाद। तो इसके माध्यम से क्या था, जो आपका नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल बोले तो BOD और BOC, इनके सदस्यों को क्या किया जाने लगा, भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। दूसरा काम, लिखित कानून के द्वारा प्रशासन की नींव यहां पर रखी जाती है। कह सकते हैं इसको हम लोग लिखित संविधान के द्वारा। प्रस्तुत तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसकी नींव नहीं रखी गई। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से लिखित कानून के द्वारा प्रशासन की नींव रख दी गई।
नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा और कंपनी के अधिकारों को 20-20 वर्ष करके यहां पर बढ़ाया जाने लगा। तो इसमें आपका इतना सही है। आगे बढ़ते हैं। 1813 का राजलेख, या इसको हम लोग बोल सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है। पहला काम, भारतीयों की शिक्षा पर ₹1,00,000 खर्च करने का प्रावधान किया गया। यहां पर 1,00,000 खर्च करने का प्रावधान 1813 के राजलेख के माध्यम से। दूसरा, जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार मिल गया। भारत में आने का अधिकार दिया गया। किसके माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा काम, भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 खर्च करने का यहां पर प्रावधान किया गया। इतना को समझ में आ रहा होगा। अगला काम, जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया। मेन इसमें फैक्ट आपका यह है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहां पर अब कंपनी का क्या काम रहा? चाय पर उसका एकाधिकार रहा, चाय के व्यापार पर। चाय के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त रहा उसको, और केवल चीन के साथ ही व्यापार करना था उसको। चीन के साथ उसका व्यापार पर एकाधिकार रहा। कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्या काम किया गया? भारत का व्यापार खोल दिया गया। पहला काम आपको समझ में आया होगा, भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 खर्च करने का प्रावधान। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार। इससे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार नहीं प्राप्त नहीं था। अब मिशनरियां भारत में अनुमति लेकर आ सकती थी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, यानी कि कौन सी होती? स्थानीय स्वशासित संस्थाएं, जैसे अभी लोकल आपका गवर्नमेंट होती है, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इस तरह की जो संस्थाएं उस समय थी उनको कर लगाने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के व्यापार पर चीन के साथ उसका एकाधिकार बरकरार रखा गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। इतना इस 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में किया गया। अब देखते हैं 1833 का राजलेख। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या काम किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतना को समझ में आ रहा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और विलियम बेंटिक क्या था आपका? भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था बनने वाला। इसी विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। दूसरा काम, यहां पर दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। किसको? दास प्रथा को
प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो दास प्रथा है आपकी 1843 में एलन ब्रो, उस समय क्या था आपका, ये गवर्नर जनरल था, एलन ब्रो के समय इस दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर देगा बिल्कुल इसको। और रंगभेद को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह कुछ पॉइंट है, इनको आप नोट करते चलिएगा। तो इतना को समझ में आ गया होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन था बनने वाला, विलियम बेंटिक था। इसी विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा को प्रतिबंधित तो किया गया, लेकिन 1843 में एलन ब्रो के समय इसका उन्मूलन कर दिया गया। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया आपका, ठगी प्रथा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से भारत में। कंपनी के जितने भी एकाधिकार थे अब उनको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो 1813 में जो था कि भारत में समाप्त किया गया था, लेकिन चाय पर चीन के साथ उसके व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। लेकिन अब उसका चाय के साथ भी जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिएगा। और अब मात्र क्या काम रह गया कंपनी का, कंपनी का काम रह गया यहां पर ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना। और यह कहा गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। अब तो 1813 से शुरुआत हमारी हो जाती है, कंपनी को समाप्त करने का एक काम शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है। तो 1833 आते आते यहां पर क्या होता है कि कंपनी के सभी जितने व्यापारिक आपके राइट्स थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब क्या काम रहेगा कंपनी का, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया। और यह कहा गया, यह अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया कि वह कंपनी को कभी भी भंग या समाप्त कर सकती है। बंबई मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस लिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग भेद के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का यहां पर उपबंध किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। यह था पहली बार भारतीयों के लिए, यहां पर यह बात पहली बार भारतीयों के लिए कही जाती है कि जो अधिनियम की धारा 87 थी कि कंपनी के अधीन जो व्यक्ति पद धारण करेगा उसको धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग भेद के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और यहां पर 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, और मैकाले की अध्यक्षता में यह विधि आयोग बनाया गया था। और मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। और इसके अलावा जो आपका गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, बजट बनाने का अधिकार दिया गया। और इसको अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। तो इतना कुछ आपके 1833 का चार्टर एक्ट कहता है। और कंपनी के जितने भी व्यापारिक यानी कि जितने भी उसके व्यापारिक राइट्स थे उनको समाप्त कर दिया गया। और लेकिन यहां पर और कंपनी के जो अधिकार थे उनको अगले 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। और ये कहा गया और संसद को अधिकार दिया गया, ब्रिटिश संसद को, कि वह कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है। आगे देखते हैं, अंतिम चार्टर एक्ट था आपका ये। और यहां पर से कंपनी का जो अधिकार थे उनको नहीं बढ़ाया गया अगले 20 वर्षों के लिए। और कंपनी को कभी भी समाप्त करने की घोषणा कर सकती थी ब्रिटिश संसद, यहां पर यह अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया।
और इस एक्ट के समय जो डलहौजी था वो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था आपका। कौन? डलहौजी। 1854 में डलहौजी एक मैकाले समिति की नियुक्ति करता है। कौन करता है? डलहौजी करता है। क्यों करता है? प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है यहां पर। किसके द्वारा की जाती है? डलहौजी को। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक, प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक कहा जाता है डलहौजी को। इसने 1854 में मैकाले कमेटी बनाई थी। और अगला काम, इस अधिनियम द्वारा 12 सदस्यों वाले विधान परिषद का गठन किया गया। जो भारत में अभी आप विधान परिषद देखते हैं ये तब से चली आ रही है। तो 12 सदस्यों वाले विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो अभी 12 हैं, आगे चलकर ये बहुत इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और पहली बार 6 नए पार्षद जोड़े गए इस अधिनियम के द्वारा, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो विधान परिषद का जो प्रमुख कार्य था, देश के लिए कानून बनाना सा काम था। और इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। और ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। तो इसलिए आपका 1853 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है डलहौजी के द्वारा, और उसके लिए मैकाले कमेटी बनाता है। 12 सदस्यों की एक विधान परिषद का गठन करता है डलहौजी। और इसी के साथ साथ भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है भारत में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनता है यहां पर। वो आपके इतिहास के विषय हैं, तो उनको वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका कंपनी का शासन, जिसको हम लोगों ने देखा। आपका जो कंपनी का शासन है 1773 से 1853 तक का पूरा आता है आपका एक्ट, अगर हम बात करें। और काल देखें तो 1858 तक का आता है यहां पर से। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताज का शासन, जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें ताज का शासन पर रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है आपका संविधान का, जो हमको पता होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते, लेकिन हमको एक बेसिक पता होना चाहिए। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके साथ आप डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ आपको टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम लोग रील्स और शॉर्ट के माध्यम से वहां पर हम लोग क्विज कराते हैं। तो जो लोग क्विज करना चाहते हैं तो वहां पर आप हमारे इसको फॉलो कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए आप लोग जीके सरकारी की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए। आपको जल्दी ही वहां पर इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा इसकी हमारी वेबसाइट पर। और इसी के साथ डेली अपडेट्स पाने के लिए जीके सरकारी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर जो ट्विटर है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं या जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। तो जो हम लोग निःशुल्क इसको करा रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो उनको भी एक फायदा मिलना चाहिए इससे, क्योंकि जो हम लोग करा रहे हैं हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र। और कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहता तो हम बता देंगे आपको। और आपका यहां तक का हम लोग ने पढ़ लिया, बाकी हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताज के शासन को। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो संविधान सभा है किस तरह से बनती है और क्या क्वेश्चन बनने की हमें संभावना रहेगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को धन्यवाद।